धातु भी परमाणु, अधातु भी परमाणु। ठीक है, धातु अधातु क्या है? तत्व है, तत्व किससे? परमाणु से। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि धातुओं की परिभाषा क्या निकल के आ रही है कि धातुएं क्या होती है? नेचर में चमकीली होती है, अधातु चमक रहित होती है। जैसे हमने देखा तांबे का लोटा है या एल्यूमिनियम की प्लेट है या कुछ भी है, तो वो चमकती है, थोड़ा बहुत शाइनिंग मारती है। लेकिन क्या कोयला शाइनिंग मारता है क्या? नहीं मारता। कोयला जलता है जब भी पता चलता है हाँ भाई कुछ है, पर वैसे तो नहीं है। तो कोयला क्या है? धातु है। आगे है कि पृथ्वी की भूपट्टी पर कुछ धातुएं जैसे सोना है तथा प्लेटिनम है, कुछ अधातु जैसे सल्फर है, हाइड्रोजन है। तो जैसे कुछ एग्जांपल दे दिए। भूमि की भूपट्टी, भूपट्टी का मतलब होता है जैसे कि हमारी पृथ्वी गोल है, तो गोल के ऊपर सबसे ऊपर जो परत आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं क्या? भूपट्टी। इसे क्या बोला जाता है? भूपट्टी। तो भूपट्टी के अंदर क्या है कि आपके धातुओं में तो क्या क्या बता रहे हैं ये भूपट्टी पे आपके, जैसे कि आपकी पृथ्वी की क्या है? भूपट्टी है। भूपट्टी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रस्ट। तो क्रस्ट में आपको पता है कि धातुओं में क्या क्या नाम दिया है यहाँ पे। धातुओं में आपके नाम दे दिया है सोना और प्लेट बना रही है। ये आपके बना रही है ऑक्साइड। जैसे कि ऑक्साइड का एग्जांपल हो गया आपके कैल्शियम ऑक्साइड, Ca। अब इसमें कैल्शियम तो क्या धातु है और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। तो ये हो गया आपके कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही आपके बनाते हैं कार्बोनेट। जैसे आपने बना दिया Na2CO3, तो ये हो गया आपके सोडियम कार्बोनेट। फिर आपके बता रखे हैं इसमें कि सल्फेट भी बनाते हैं, SO4। अब सल्फेट किसी के भी हो सकते हैं। जैसे सल्फेट का एग्जाम्पल दे दिया आपके कि जैसे आपको दे दिया पोटेशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट दे दिया, CuSO4। जैसे इसका नाम हो गया आपके कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। इन सारे एग्जाम्पल्स को रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाएगी, उसमें से उतार लेना। सूत्र बता दिए मैंने आपके। ऑक्साइड का मतलब कैल्शियम धातु, ऑक्सीजन अधातु। कैल्शियम धातु, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन अधातु। यहाँ पे भी सोडियम आपके धातु, यहाँ पे भी कॉपर धातु। और बाकी जो पार्ट है वो क्या है? आपके अधातु है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों आपस में मिलके इस तरीके से यौगिक भी बनाते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीज, ऑक्सीजन और फास्फोरस संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कहा गया है आपके कि एल्यूमिनियम, लोहा, आपके मैग्नीज और आपके ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये ज्यादातर किस अवस्था में पाए जाते हैं? आपस में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त का मतलब मिली हुई अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक सूत्र क्रिएट कर रहा हूं आपके सामने, Al2O3, यानी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। इसी तरीके से Fe2O3 आयरन ऑक्साइड हो गया। इसी तरीके से MnO4 मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। बात समझ में आ रही है आपकी? तो ये आपस में क्या है? जुड़े हुए रहते हैं, एक साथ संयुक्त है धातुओं का भौतिक गुण। यानी धातुओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो पहली प्रॉपर्टीज है हमारे सामने इनकी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। दूसरी प्रॉपर्टीज है इसकी रंग। तीसरी है चमक। चौथी प्रॉपर्टीज है इसकी कठोरता।
और पांचवी प्रॉपर्टीज है इसकी क्या, ध्वनिकता। ये पांच आज हम पढ़ेंगे, बाकी घनत्व गलनांक वाली हम कल पढ़ेंगे आराम से। तो ध्यान दो, इसमें लिख रखा है आपके कि भौतिक अवस्था में फर्स्ट में आपको दे रखा है कि आपने आपके आसपास वस्तुएं जैसे कि लोहे की कुर्सी, स्टील के बर्तन, सोने चांदी के जेवर को दबा के या छू के देखा होगा। ये सभी क्या है, ये सभी ठोस है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको 7th क्लास के अंदर पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई थी, याद करो। द्रव, गैस, ठोस और प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन, 5 अवस्थाएं पढ़ाई थी मैंने आपको 7वीं क्लास के अंदर। जो बच्चे क्लास में थे उनको अच्छे से याद है, ठीक है। तो धातुएं अधिकतर किस अवस्था में दिखाई दे रही है हमारे सामने, ठोस अवस्था में। जैसे आपके घर में जो भी बर्तन है, या आपके बड़ी सिस्टर या माता जी के पास आपने जेवर देखे होंगे, वो सारे जेवर कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और बताई गई है, इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये लाइन, कि पारा, पारा का प्रतीक होता है Hg। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा क्या होता है, आप कभी कभार बीमार हो गए होंगे तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर के पास में 2 यंत्र होते हैं, एक तो होता है स्पेग्नोमेनोमीटर और एक होता है उसके पास क्या, थर्मोमीटर। तो वो क्या करता है, थर्मोमीटर को हमारे मुंह में लगा देता है, या हमारे यहाँ पे लगा देता है, या हमारे यहाँ कांख के नीचे दबा देता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापता है। ये चैप्टर भी आपको 7th क्लास में था और आपको मैंने पढ़ाया था। तो थर्मोमीटर के अंदर जो भरा होता है वो धातु होती है, कौन सी धातु होती है, पारा, जिसका प्रतीक होता है Hg। अब आपको पता है कि थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो धातु है, और वो किस अवस्था में पाई जा रही है, द्रव अवस्था में, सामान्य ताप पे। अब जैसे कमरे का हमारे का जो टेम्परेचर, अगर इस पे कोई धातु है और वो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो धातु कौन सी होगी, पारा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन आते हैं कि ज्यादातर धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। परंतु उस धातु का नाम बताएं जो कि ठोस में ना पाके सामान्य ताप पे किस अवस्था में पाई जाएगी, द्रव अवस्था में। अंडरलाइन कर लेना बेटा ये लाइन, ठीक है। तो पहला गुण आपको समझ में आ गया कि जितनी भी धातु है उनकी भौतिक अवस्था ज्यादातर क्या है, ठोस है। किसकी है, सोना, एयू, चांदी, प्लेटिनम, लोहा, जितने भी आपके घर में चीजें हैं जैसे कि कोबाल्ट, निकेल, ये ज्यादातर सब किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस। मैं इनके प्रतीक लिख रहा हूं, इनके सबके आपको नाम मिल जाएंगे किताब में ढूंढोगे तो, ठीक है। आगे है आपके कि पारा, तो Hg, पारा जो धातु है, पारा किस अवस्था में पाई जाती है, पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा और आपकी क्लास में भी आएगा, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि उस धातु का नाम बताएं जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए कि पारा वह धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको अंडरलाइन कर लेना सारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके 8वीं क्लास में। और ये मैं पूछूंगा आपसे, अगर नहीं बताया तो फिर आपकी पनिशमेंट होगी। पारा को अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। आगे दूसरा टॉपिक है हमारा रंग। धातुएं अधिकतर रूप पहेली या धूसर या ग्रे रंग की होती है। रूप पहेली का मतलब होता है कि हम कंफर्म आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब बहुरंगी होती है ये। पीतल का रंग अलग है क्योंकि वो पीतल क्या है, मिश्र धातु है, तो उसमें कई धातुएं मिक्स हो गई, जैसे कॉपर है, तांबा है, जिंक है, तीनों धातुओं को मिला के हमने पीतल धातु बनाई है। पीतल के लोटे बर्तन होते हैं ना पीतल के, तांबा, तांबे का रंग अलग होता है, आपको पता है। तो ज्यादातर धातुओं का रंग कैसे बताया गया है, ग्रे, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर लेना। आगे आपका टॉपिक है चमक। चमक का मतलब शाइनिंग। किसी मलिन धातु को रेगमाल पत्र से रगड़िए। मलिन का मतलब कोई गंदा धातु है जिसपे बहुत सारी अशुद्धियां बैठी हुई है। क्या आप देखते हैं, आपने देखने पर पुनः वो चमकदार चमकीली हो जाती है। इसका कारण सभी धातुओं की सतह के द्वारा प्रकाश को अच्छी तरह से परावर्तन करना है। धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा विशेष चमकदार धातु है। अब एक शब्द है बेटा परावर्तन, इसको थोड़ा समझ लो, अंडरलाइन भी कर लो इस शब्द को। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन बेटा लाइट का गुण है। लाइट का मतलब प्रकाश का गुण है परावर्तन, यानी प्रकाश किसी भी वस्तु पे पड़ेगा तो वो पड़ के और हमारी आंखों पे आता है तो हमें वो वस्तु नजर आती है। अगर कोई वस्तु पे प्रकाश पड़ा और अगर वो टकरा के हमारी आंखों तक नहीं आया तो हमें वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। जैसे सपोज करो आप कहीं बैठे हो जहां पे रोशनी हो रही है, यानी कि वो रोशनी हो रही है तो वो रोशनी टकरा कर आपकी आंखों तक आ रही है तो आपको दिखाई दे रही है।
लेकिन अगर कहीं पे रोशनी नहीं हो रही है तो वहां पे अंधेरा ही दिखाई देगा। तो प्रकाश का एक गुण है परावर्तन, अपवर्तन, ये सब कुछ आएंगे आपके 10वीं क्लास में, 9th में तो नहीं है, 10वीं क्लास का टॉपिक है। तो परावर्तन का जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि प्रकाश का किसी भी वस्तु पे गिर के और वापिस आ जाना, जैसे हमारे आंखों की तरफ आ रहा है, परावर्तित हो जाना, टकरा के वापिस घूम जाना, उसे कहते हैं परावर्तन। तो जब भी ये लोहे की या चांदी की या तांबे की या कॉपर की, एल्यूमिनियम किसी वस्तु पे प्रकाश गिरेगा तो वो वस्तु चमकती हुई हमें नजर आएगी। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। आगे आपके टॉपिक है कि आप लोहे का एक टुकड़ा लीजिए कठोरता वाला और उसे चाकू की सहायता से काटने का प्रयास कीजिए। क्या आप उस धातु के टुकड़े को आसानी से काट सकते हो? नहीं, क्योंकि अधिकांश धातुएं कैसी होती है? कठोर, ठोस होती है, पता है हमें। ठीक है, इन्हें आसानी से नहीं काटा जा सकता। सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। सोडियम और पोटेशियम धातु को मोम की भांति चाकू से काटा जा सकता है, जो यह दर्शाता है कि सोडियम और पोटेशियम धातु कैसी है? मुलायम। देखो फिर अंडरलाइन करने वाली बात आ गई कि कौन सी धातु आपकी? सोडियम। सारी धातुएं कैसी है? कठोर है। सारी धातुएं कैसी है? कठोर है। पर एक्सेप्शंस क्या आ गया आपके कि सोडियम और पोटेशियम, ये दो धातुएं को अंडरलाइन कर लेना। सोडियम और दूसरी धातु का नाम क्या है आपके? पोटेशियम। यानी कि ये दो ऐसी धातुएं हैं जो साबुन की तरह होती है, सॉफ्ट। साबुन होता है ना हमारे घर में, ये दोनों धातुएं कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, मुलायम, जो आराम से चाकू से काटी जा सकती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था कि सब धातुएं कैसी होती है? ठोस। लेकिन एक धातु कैसी है? मरकरी, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी तरीके से सारी धातुएं कैसी? कठोर। लेकिन दो धातु कैसी है आपके? सोडियम और पोटेशियम कैसी धातुएं आपकी? मुलायम। बिल्कुल साबुन को जैसे आप चाकू से काट सकते हो वैसे इनको भी काट सकते हो, बहुत मुलायम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। आगे आपका लास्ट टॉपिक है आपके ध्वनिकता। ध्वनिकता के अंदर आपके आसपास की कुछ वस्तुएं, जैसे स्टील की थाली, विद्यालय की घंटी, धातु का सिक्का, एल्यूमिनियम की सीट आदि आप लीजिए। आप अन्य ठोस वस्तुओं से इनको टकराइए। आप देखिए, आप टकराए और आप देखते हैं कि आप देखेंगे कि जब धातुएं किसी अन्य ठोस वस्तु से टकराती है या धातुओं पर किसी वस्तु से आघात, आघात का मतलब उस पर मारा जाता है, तब विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे धात्विकता कहते हैं। इस गुण के कारण इनका उपयोग घंटी बनाने में, वाद्य यंत्र का मतलब जितने भी बजाने के यंत्र होते हैं वो सब धातुओं से बनते हैं, धातुओं से बनाए जाते हैं। तो ये धात्विकता का गुण है और ये हमारे बहुत अच्छा एक चैप्टर है साउंड का, ध्वनि का। हमारे चैप्टर दे रखा है 8वीं क्लास में आपके ध्वनि का। मैं बता देता हूँ आपको, ये आराम से आपको समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में ये आराम से हम पढ़ेंगे। हमारे एप्रेटस भी पढ़े हुए हैं, हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, कि ध्वनि कैसे बनती है। ठीक है, तो धात्विकता का गुण पाया जाता है ध्वनि की उत्पत्ति। अब देखो, ये मेरे पास ठोस है, ठीक है। अब ये ठोस है तभी तो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है? नहीं हो रही है। तो ध्वनि क्या होगी? ठोसों में सबसे ज्यादा उत्पन्न होगी। तो धातु में ज्यादातर क्या है आपको पता है? ठोस है या नहीं है? और जो कठोर है उनमें उत्पन्न होगी। तो कठोरता का भी गुण है धातु के अंदर। तो एक गुण दूसरे गुण को समझाने में मदद कर रहा है यहाँ पे। तो हमने धातुओं के 5 गुण पढ़े हैं आज। पहला गुण क्या है हमारा? भौतिक अवस्था। ज्यादातर धातुएं कैसे होती है? ठोस, एल्यूमिनियम, चांदी, प्लेटिनम, लोहा, कोबाल्ट, निकेल। एक ही धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है आपकी? सोडियम। रंग ज्यादातर धूसर ग्रे। चमक ज्यादातर सारी धातुएं चमकीली होती है। कठोरता कठोर होती है, पर दो धातुएं कैसी है? मृदु, सोडियम और पोटेशियम। ध्वनिकता, ध्वनि की उत्पत्ति होती है क्योंकि कठोर है और क्या है? ये कठोर है और क्या है आपके? ठोस है। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, परमाणु, सारे तत्व सब कुछ किससे बना है? परमाणु से। ठीक है, परमाणु के बाद में तत्व, यानी परमाणु से तत्व। तत्व दो भागों में बांटे हैं, धातु और अधातु। अधातु की विशेषता क्या है? चमक रहित होती है, ये चमकीली होती है धातु। सोना है, प्लेटिनम है, किसके उदाहरण है आपके? धातु के। भूपर्टी यानी आपके भूमि के ऊपर वाले भाग में आपके कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं आपके? एल्यूमिनियम वगैरह सारे पाए जाते हैं, पर यहाँ पे आपके सोना और प्लेटिनम दो बता रखे हैं आपके। प्लेटिनम का प्रतीक होता है पीटी। ठीक है,
और आपके धातुओं में बताया सल्फर, हाइड्रोजन, फिर इन दोनों से मिलके धातु है, धातु से मिलके कुछ चीजें बनती है जिनके हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं कि ऑक्साइड, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट, कॉपर सल्फेट। फिर संयुक्त रूप से धातु में पाई जाती हैं आपके लोहा, आपके एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब आप संयुक्त रूप से पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, उदाहरण मैंने सबके लिख दिए हैं, इनको नोट कर लेना, ये सब रिकॉर्डिंग में आ रहा है आपके पास। अब चमक, चौथा जो गुण था वो था आपके कठोरता, पांचवा जो गुण था वो था आपके ध्वनिकता। ये गुण हम पढ़ चुके थे। आज छठा नंबर का जो गुण है वो है आपके घनत्व। सभी अपनी किताब पे ध्यान दें। घनत्व, डेंसिटी क्या होती है? सामान्यतः धातुओं का घनत्व अधिक होता है। घनत्व का मतलब वो कम के अंदर भी ज्यादा चीजें देख लेते हैं। धातुओं का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। धातुओं से बनी हुई विभिन्न वस्तुएं जैसे लोहे की कील, स्टील के चम्मच को पानी की भरी बाल्टी में डालें तब भी आप क्या देखते हो कि वो डूब जाते हैं। सारी वस्तु पानी मतलब वस्तुएं पानी से भारी होती है, तभी तीन का मतलब पानी, आप 10 किलो पानी ले लो और एक छोटी सी कील ले लो आप 10 ग्राम की, और 10 किलो पानी, सॉरी 10 लीटर पानी के अंदर भी क्या होगी? डूब जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो छोटी सी कील है जिसका मास कितना है, ओनली 10 ग्राम है द्रव्यमान वेट उसका, उसके बावजूद भी वो डूब जाती है। यानी कि धातुओं का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है, तथा इनका घनत्व पानी से भी ज्यादा होने के कारण ये पानी में डूब जाती है। कुछ धातुओं का घनत्व कम होने के कारण ये पानी पे तैरती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। तो मैंने आपको अभी अभी कल पढ़ाया था कि पता है आपको कि सोडियम और पोटेशियम यानी कि दो धातुएं आपकी कैसी है? सॉफ्ट धातु है, मुलायम। ये मैंने कल ही बता दिया था आपको। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके सोडियम, सारी धातुएं कैसी होती है? कठोर। पर आपके सोडियम और पोटेशियम दो धातुएं कैसी होती है? मुलायम। तो ये दोनों धातुएं भी क्या है? इनका घनत्व क्या होता है? कम। किसका? सोडियम और पोटेशियम का घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो ये पानी में क्या करती है? ये तैरती है। अगर आप डालोगे तो ये पानी में तैरेगी। इसके अलावा मैंने बताया था कि सारी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस में। लेकिन आपको पता है एक धातु है कौन सी है आपकी? मरकरी, पारा। पारा किस अवस्था में पाया जाता है आपके? द्रव अवस्था में। ये कुछ पॉइंट है जो मैंने कल बताए थे आपको। पारा किस अवस्था में पाया जाता है आपके? द्रव्य अवस्था में। ठीक है, आगे आपके टॉपिक है गलनांक। 7 नंबर वाला जो टॉपिक है वो है आपका गलनांक। तो आपको पता है जब ये ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, ठोस होती है, तो इनका गलनांक, क्वथनांक भी क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब जाके ये सारी की सारी धातुएं क्या होगी? गलेगी। अब जैसे लोहा है तो लोहे को 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए तब जाके वो गलेगा। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, वह ताप जिसपे कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक। अगर आपसे पहले ये पूछा जाए कि गलनांक क्या है, तो गलनांक की परिभाषा है कि टेम्परेचर, ताप की वह अवस्था जिसमें ठोस किस में बदल जाए? द्रव्य में। ठोस किस में बदल जाए? द्रव्य में। उस टेम्परेचर को क्या बोलोगे उस पदार्थ के लिए? गलनांक। जैसे कि लोहे के लिए आयरन, आयरन के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए। यानी इतना गर्म करोगे लोहे को तब जाके लोहा किसमें? ठोस से क्या बन जाएगा? द्रव अवस्था में बन जाएगा। ठीक है, फिर आप उस लोहे का कुछ भी बना सकते हो पिघला के। धातुओं की कठोरता के कारण इनके गलनांक कुछ होते हैं। जैसे लोहे का गलनांक 1000 से ऊपर आपको दे रखा है, 1500 कितना दे रखा है? 93 डिग्री सेल्सियस। ये किसका है? लोहे का। आगे दे रखा है लेकिन गैलियम, गैलियम
धातु का एक अपवाद है, इसे हथेली पर रखने से ही पिघल जाती है क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। अब इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन कर लो कि जो गैलियम होता है, गैलियम आपके आता है 31 नंबर पे, ठीक है, टेबल के अंदर। तो ये क्या है, अगर हाथ पे भी रखोगे तो क्या होगा, ये गल जाएगा, ठीक है, पिघल जाएगा आपके। इस बात को अंडरलाइन कर लेना क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। आगे आपके टॉपिक है 8वां नंबर का है आपके उष्मीय चालकता। आगे टॉपिक है आपके उष्मीय चालकता। क्या धातु में उष्मा की सुचालक होती है? बिल्कुल होती है। अरे धातुओं की सब चीज बनी होती है, जैसे आपके टेबल है, चेयर है आपके, या आपकी कोई भी रॉड है लोहे की, तो वो सब कुछ विद्युत का चालन करती है नहीं करती? विद्युत का मतलब उष्मा का चालन करती है नहीं करती? अरे गर्म होती है ना हमारी सारी वस्तुएं, लोहे की जितनी भी वस्तुएं हैं धातुओं की। तो कांच के एक बीकर लीजिए जिसमें आप लगभग आधा पानी भर दीजिए, बीकर में एक स्टील के चम्मच या लकड़ी की छड़ डालिए। अब बीकर को गर्म कीजिए, कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि स्टील के चम्मच लकड़ी के छड़ को छूने से देखते हैं, क्या देखते हैं कि स्टील का चम्मच गर्म हो जाता है, जबकि लकड़ी की छड़ गर्म नहीं होती, होती है तो बहुत कम होती है। हम कह सकते हैं कि धातु स्टील का चम्मच, यानी कि स्टील का चम्मच धातु से बना है, और धातु उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। इसी कारण घर में खाना बनाने के बर्तन लोहे, तांबे, एल्युमिनियम के बने होते हैं। चांदी उष्मा का सर्वोत्तम चालक एवं सीसा सबसे कम चालक है। इस बात को अंडरलाइन कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उष्मा का चालन कौन करता है, तो करती है चांदी। इसका प्रतीक होता है Ag। चांदी सर्वोत्तम चालक है, चालक धातु है, ठीक है। और सबसे कम चालक धातु कौन सी है आपके, बता दिया इसमें, लेड, सीसा। सबसे कम चालकता किसकी है, Pb। इसको बोलते हैं लेड, इसका दूसरा नाम है सीसा, धातु है ये भी, ठीक है। इसकी चालकता सबसे कम होती है। आगे आपको चित्र बताए रखा है। आगे है आपके 9वां नंबर का टॉपिक है आघात वर्धनीयता। जो 9 नंबर का गुण है इसका, वो है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि इसके ऊपर अगर प्रहार किया जाए, धातु के ऊपर, धातु को कूटा जाए, पीटा जाए, तो धातु क्या होगी, फैल जाएगी सीट के रूप में। जैसे कोई बड़ी चीज है, जैसे कोई लोहे की कोई चीज है, उसको लगातार गर्म करके कूटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, तो वो पतली होके क्या होगी, सीट की तरह फैल जाएगी। इसमें यही चीज है। आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है आघात यानी पीटना, वर्धन यानी बढ़ना। आघात का मतलब पीटना, किसी चीज को आप पीटोगे हथौड़े से। वर्धन का मतलब वो बढ़ जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी, अर्थात पीटने पर फैलना या बढ़ना। दांतों के इस गुण के कारण हथौड़े से पीटकर इसकी चादर बनाई जाती है, ये सबको पता है। अरे पता है ना कि आघात जो शब्द है, आघात का मतलब क्या होता है, आघात शब्द का मतलब क्या होता है, पीटना, ठीक है। और वर्धनीयता का मतलब क्या होता है आपके, वर्धन का मतलब बढ़ना। तो आपको पता है, अरे लोहे की टीन आती नहीं आती, आपके चद्दरें आती है, जिनसे आप ऊपर देखते हो, टीन आती है लोहे की, छाया वगैरह करने के लिए लगाते हैं हम। आगे है आपके चादर, चद्दरें बनाई जाती है। फिर आगे टॉपिक है आपके 10 नंबर का विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का मतलब हमारी धारा का प्रवाह। कौन सी धारा, विद्युत धारा का प्रवाह। विद्युत धारा प्रवाहित होती है नहीं होती, तो लोहे में करंट आता है नहीं आता। एक तो आप लकड़ी से किसी तार को टच करो तो करंट नहीं आएगा, प्लास्टिक से टच करो नहीं आएगा, लेकिन लोहे की छड़ या लोहे के तार से टच करो तुरंत करंट आ जाएगा। तो विद्युत चालकता क्या होती है धातुओं में,
तो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण वे विद्युत की सुचालक होती है, और वही चांदी विद्युत का सर्वोत्तम मतलब सुचालक है। यहाँ पे भी सर्वोत्तम सुचालक कौन है आपके? चांदी। चांदी सर्वोत्तम सुचालक है, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, चांदी सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है, आगे है आपके विद्युत चालकता को प्रदर्शित करने के लिए हमने दर्शाए गए परिपथ में विभिन्न पदार्थ लेकर गतिविधियां करेंगे। तो हम देखेंगे कि धातु से विद्युत परिपथ पूर्ण रूप से बल्ब को प्रकाशित करता है, तो हम कह सकते हैं कि धातु विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। ठीक है, आगे है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को खींचोगे तो वो तार के रूप में बदल जाएगी। तन्यता, तन्यता का मतलब तार बनाना। तो ये आपके 11वां नंबर का टॉपिक है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है किसी की लंबाई में बढ़ोतरी, बढ़ना, बढ़ने के गुण को कहते हैं। इसमें कह रखा है धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर आसानी से तार में बदला जा सकता है, तन्यता कहलाती है। ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्णिता, तन्य, ध्वनिक, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु। अंडरलाइन कर लेना, ये धातुओं के क्या हो गए? सारे गुण हो गए। मैं दोबारा से धातुओं के गुणों का क्या कर रहा हूँ? रिवीजन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहला जो गुण है धातुओं का वो कौन सा है हमारे सामने? भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था जो है धातुओं की, उसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा ठोस, ज्यादातर धातुएं कैसी होती है? ठोस होती है। और एक धातु किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। केवल कौन सी धातु? मरकरी। ठीक है, रंग कैसा होता है इनका? धूसर ग्रे, ये रंग होता है इनका। चमकदार होती है, सब चमक होती है इनके अंदर। कठोरता, सारी सारी धातुएं कैसी है? कठोर है। बस दो धातुओं को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, दो धातुओं को छोड़ दो तो सारी धातुएं कैसी है? ज्यादातर कठोर। सबसे कठोर धातु का नाम होता है टंगस्टन, डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, टंगस्टन। ये सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। ठीक है, ध्वनिकता, यानी कि आप धातुओं को अगर देखोगे तो उनमें आवाज आती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, तो बिल्कुल इनमें क्या होता है? ध्वनि होती है, आवाज आती है इनके अंदर से, अगर आप इनको टच करोगे, हिलाओगे तो। घनत्व, धातुएं क्या होती है? भारी होती है। किसकी तुलना में? आपके द्रव्य और गैस की तुलना में कैसी होती है? ये भारी। तभी तो आपको पता है कि धातुएं आराम से क्या है कि पानी में डूब जाती है। अगर पानी भारी होता, पानी का घनत्व ज्यादा होता, तो क्या धातु डूबती या नहीं डूबती? अब आप कहोगे कि सर धातु का बना होता है जहाज, जहाज तो डूबता ही नहीं है समुद्र में। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अरे पर जहाज कितने बड़े समुद्र में है ये तो देखो, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है जहाज से। ऐसी गहराई में जहाज चल रहा है जब पानी बहुत ज्यादा है, वहां पे पानी का घनत्व ज्यादा है। अब आपको पता है बाल्टी में आपने कितना, बाल्टी या गिलास में जिसमें आपने कील डाली लोहे की, वो पानी बहुत कम था, उसमें आराम से क्या हुआ? आपकी कील या सुई वगैरह जो भी आपने डाला डूब गया, सिक्का डाला लोहा का वो सब डूब गया। लेकिन जहाज जिस समुद्र में चलता है, उस समुद्र के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, हजारों करोड़ों लीटर पानी है वहां पे। तो वहां पे पानी की मात्रा उस लोहे की मात्रा से क्या ज्यादा है? समझ रहे हो बात को? आगे है आपके कि गलनांक, वह ताप जिसपे ठोस अवस्था से पदार्थ किस अवस्था में चल जाए? द्रव अवस्था में। यानी कि जो पदार्थ है वो ठोस से किस में चल जाए? द्रव में, उसे क्या कहोगे? गलनांक। जैसे कि लोहे का गलनांक ज्यादातर 1000 डिग्री से ऊपर होगा, तो देखा आपके 1593 डिग्री सेल्सियस, ठोस से द्रव में बदल जाएगा। गैलियम एक ऐसी धातु 31 नंबर पर आती है, हाथ पे भी रख दिया तो गल जाएगा, पिघल जाएगा, इसका गलनांक सबसे कम होता है। उष्मीय चालकता, उष्मीय चालकता का मतलब तापमान को बाहर निकालना। अब आपको पता है कि हीटर है, प्रेस है हमारी, सब जानते हैं हीटर और प्रेस, पानी गर्म करने की रॉड, उनमें सब में क्या होता है? लोहा होता है। हीटर को तो सबने देखा होगा, उसमें स्प्रिंग होती है लोहे की। प्रेस पे क्या है? हम देखते हैं लोहे की होती है प्रेस हमारी। तो उनमें जैसे ही लाइट जाती है तो वो गर्म हो जाती है, तो उष्मा ही तो निकलती है। अरे हीट ही तो पैदा करते हैं वो, है नहीं है? तो उष्मा के क्या है? धातु सबके सब सुचालक है, उष्मा सबके सब धातुओं से निकलती है। सबसे कम चालकता उष्मा की कौन दर्शाता है? आपके लेड। ये सबसे कम क्या है? सबसे कम उष्मीय चालकता दर्शाता है, उष्मीय
चालकता। आगे आपके दे रखा है आघात वर्णीयता। आघात का मतलब पीटना, वर्धन का मतलब बढ़ना। अगर आप धातु को लगातार पीटोगे, जोर जोर से कूटोगे, तो वो धातु क्या होगी, फैल जाएगी। आपने देखा होगा, आप एक धातु का एक तार भी ले लो, तार को भी कूटोगे तो वो भी फैल जाएगा। विद्युत चालकता, विद्युत धारा का प्रवाह, जैसे चांदी जिस प्रकार से यहाँ पे उष्मा का प्रवाह ज्यादा करती है, वैसे ही चांदी क्या लाइट का भी प्रभाव बहुत अच्छा करती है। तन्यता, तन्यता का मतलब किसी भी धातु को तार के रूप में खींच के बड़ा कर देना। तो वो भी क्या, गर्म करके हम उसमें तार बना देते हैं धातुओं के। ठीक है, लोहे के तार बनते हैं, आपको पता है। तो इस प्रकार से धातुओं के गुण हमने पढ़ लिए कि धातुओं में क्या क्या गुण होते हैं। अगर किसी भी वस्तु में कोई भी पदार्थ है, अगर वो ठोस है, रंग में वो ग्रेसर है, दूसर है, चमक भी है, उसके अंदर कठोरता भी है, ध्वनि भी उत्पन्न करता है, घनत्व में भी भारी है, गलनांक इतने ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है, ऊष्मीय चालकता भी दर्शाता है, आघात वन्यता का भी गुण है, विद्युत की चालकता भी दर्शाता है, तन्यता है। अगर ये सारे गुण किसी भी पदार्थ में होंगे, अगर ये सारे गुण किसी भी पदार्थ में होंगे, तो उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा बच्चों, धातु। उसे क्या कहा जाएगा, धातु। ये सबको समझ में आ गया हो लगभग लगभग। अब किसी को कोई भी समस्या हो तो वो अपनी समस्या बता सकता है। मैं स्पीकर, टॉपिक है वो है धातु और अधातु के रासायनिक गुण। एक मिनट बेटा, धातु और अधातु के रासायनिक गुण। हमारा जो टॉपिक है वो है धातु और अधातु के रासायनिक गुण। यहाँ स्टूल पे बैठ जा पीछे। अभी इसमें आपके दे रखा है कि ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया हो रही है, आप जब आयरन में जंग लगने की परिघटना देखते हो, भाई लोहे पे जंग लग जाती है, हमें पता है, आयरन पे जंग लगने की परिघटना से परिचित है। जंग बनने की अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन क्रियाकलाप देखा होगा। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रियाओं में ऑक्साइड बनते हैं, दोनों ही क्रियाओं में ऑक्साइड बनता है। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनेगी। ये मैंने आपको बता दिया कि धातु और अधातु दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। जैसे कि मैंने ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं, धातु प्लस अधातु दोनों मिलके ऑक्साइड कंप्लीट करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। जैसे कि इसमें आपकी रिएक्शन भी बता रखी है, जैसे कि Fe+O2, ठीक है। तो FeO2, तो ये हो गया आपके फेरस ऑक्साइड। इसी तरीके से आपके एक और रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे, वाटर भी बता रखा है, ठीक है। Mg यानी मैग्नीशियम प्लस में O2, तो आपके MgO2, तो एक Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप इसको इस तरीके से बैलेंस भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातु और अधातु दोनों क्रिया करती हैं आपस में। तो ये सारी की सारी क्या है, लोहा धातु है, मैग्नीशियम धातु है। इसी तरीके से कैल्शियम प्लस में O2, तो आपके वही 2CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है आपके कि यहाँ पे धातु और अधातुओं में भी हमने, अब अधातु यहाँ पे क्या लिया हमने, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, अधातु। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, अधातु है। और ये आपके लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है, धातु है। यानी आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, हमारे ऑक्साइड बन रहा है। ये सबको समझ में आ रहा होगा लगभग लगभग। चैट पे एक मैसेज है, ठीक आ जाएगा, रिफ्रेश कर लो अपने वीडियो। आगे इसमें आपके बता भी रखा है, आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया का परिणाम स्वरूप
बनने वाले जंग की प्रवृत्ति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा कर लीजिए। कोई भी आपके घर में पुराना बर्तन हो या कोई लोहे की वस्तु हो, उसमें से जंग छुड़ा लीजिए आप, और थोड़ा बहुत जल घोल लीजिए। अब आप देखते हैं कि जल में निलंबन के रूप में रहता है, यानी कि वह जल में निलंबन यानी जल में वो नीचे रहता है, इल्की, ठीक है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। लटकन का मतलब आप कुछ भी उसमें डाल के विलयन का परीक्षण लाल व नीले लिटमस पत्रों से करिए। आप क्या देखते हैं, विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? डिपेंड करता है कि अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। लाल और लिटमस क्या है, अम्ल और क्षार के सूचक हैं। ये पत्र आते हैं जो लाइकेन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, कॉपर का मतलब तांबा, तो एक हल्की सी हरी परत जम जाती है। तांबे पे आपने हरी हरी परत देखी होगी आपके घर में, जैसे तांबे का लोटा है, कुछ भी आपके घर में कोई तांबे का बर्तन है, तो उसको आप अगर हवा में छोड़ दोगे तो उस पर हरी हरी एक परत सी छा जाएगी। क्यों होती है? हल्की सी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का क्या होता है? ये मिश्रण। तो हमारे लिए जो नई बात है वो ये है कि अगर हमने हमारे घर में देखा है कि हम कॉपर के जो बर्तन है उनको लंबे समय तक अगर वायु में छोड़ देंगे, ये सारा रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, दिक्कत नहीं करनी, ये सारा काम मिल जाएगा आपको रिकॉर्डिंग में, इसलिए ये नहीं सर मिटा दिया वगैरह। अब आपने देखा होगा कि हमारे घर में जितने भी कॉपर के बर्तन है, कॉपर बोले तो तांबा आपका, जिसका प्रतीक होता है आपके Cu, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे, इसको आप अगर नमी का मतलब होता है कि वायु के अंदर पानी की मात्रा, वायु में पानी, इसको बोलते हैं नमी। अभी आपके सामान्य भाषा में अगर आप ऐसे छोड़ोगे तो आपके जो तांबे के बर्तन होंगे, तांबे के बर्तन, इन बर्तनों में आपको क्या नजर आएगा? आपको इन बर्तनों में हल्की सी हरी परत नजर आएगी, हल्की हरी परत। अब ये तो क्या है? हमारी धातु। तांबा क्या है? धातु है, जिसका प्रतीक क्या होता है? Cu, ये सबको पता है। और आगे आपके क्या बता रखा है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जल। अब वायु के अंदर आपको पता है कि वायु है, तो इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या हो सकता है? ऑक्सीजन। तो इन तीनों से जब तांबा क्रिया करेगा तो तांबे के बर्तन पे हल्की सी क्या आ जाएगी? हरी परत। ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। जैसे कि 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिए हैं, कॉपर Cu प्लस में H2 और जल का अणु, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में आपके ऑक्सीजन, ठीक है। अब इससे बन क्या क्या रहा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। इससे क्या क्या बन रहा है आपके? कॉपर हाइड्रोक्साइड, प्लस में आपके बन रहा है इसमें कॉपर कार्बोनेट। यहां तक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों बन रहे हैं। तो ये हरी परत का कारण क्या है आपके? ये प्रोडक्ट बना कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। इसके कारण आपके क्या आ रही है? यहाँ पे हरी परत आ रही है, ठीक है। आगे है कि अब मैग्नीशियम रेवन के दहन की क्रिया। अगर आप मैग्नीशियम का रेवन क्या होता है? मैग्नीशियम धातु होती है। तो मैग्नीशियम के रेवन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम रेवन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसका अम्लीय व क्षारीय विलयन के जानने हेतु विलयन का परीक्षण करने के लिए, अम्लीय है या क्षारीय है, तो वही हम किसका प्रयोग करेंगे? लिटमस पत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और भी तरीके हैं हमारे पास। तो ये प्रैक्टिकल वैसे 10वीं क्लास में है जो मैंने करवाया यार, उसका एक वीडियो भी है 10वीं क्लास के ग्रुप में, आप 10वीं क्लास के स्टूडेंटों से ले सकते हो। अपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अब होता है क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्टिकल बता रहा हूं, ये लिटमस का क्या मामला है। जो लिटमस पत्र है आपके, जो आपके लिटमस जो पत्र है, पत्र का मतलब आपके पेपर ही होता है, ये क्या है? लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन के पौधे से, ठीक है। अब इसमें लिटमस पत्र में 2 कैटेगरी होती है। एक तो होती है लाल पत्र,
और एक होता है नीला। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी लाल कागज और नीला कागज, ठीक है। नीला का मतलब ब्लू कलर का, जो हमारे पेंट वगैरह में हम कलर देखते, ठीक। तो इसमें कहा गया है कि आपने अपने परीक्षण में लाल लिटमस को नीला हो जाता है। अगर लाल लिटमस कैसा हो जाता है, नीला, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय। अब आपको पता है यहाँ पे लाल कैसा हो जाएगा, नीला। तो हम कह सकते हैं कि लाल अगर नीला हो गया तो विलयन जो है वो क्या हो जाएगा, आपके क्षारीय। पदार्थों को अम्ल और क्षार दो भागों में बांटा है। और अगर नीला लिटमस पत्र कैसा हो जाए, लाल, कैसा हो जाए, लाल, तो पदार्थ कैसा हो जाएगा, आपके अम्लीय। तो हम पदार्थों का परीक्षण करने के लिए दो कागज पत्रों का उपयोग करते हैं, लाल व नीले के। अगर आपके नीला पत्र हो जाता है, लाल दिया आपने, जैसे कोई भी विलयन है उसमें लाल पत्र अगर आपने डुबोया, लाल पत्र, जैसे ये कागज है, अगर ये मेरे पास जैसे ये कागज आपको दिख रहा है यहाँ पे नीला कलर का है, अब ये नीले कलर के कागज को अगर आपने उस विलयन में डुबाया जिसमें जंग लगी हुई है या मैग्नीशियम का ऑक्साइड भरा हुआ है, और अगर ये नीला कैसा हो जाता है आपके लाल, नीला अगर लाल हो जाता है तो आप कहोगे कि विलयन कैसा है, हमारा अम्लीय है। और अगर आपने लाल, जैसे किताब में जहाँ पे लाल लाल चीजें दिख रही हो आपको, कोई लाल, तो उस लाल कलर को, जैसे आपने इस लाल कलर को डुबोया और आपको लगा कि ये तो नीला हो गया, तो आप कह दोगे कि विलयन कैसा है, हमारा क्षारीय है, ठीक है। ये लिटमस पत्र क्या है, अम्ल और क्षार के सूचक होता है। अम्ल व क्षार के क्या होंगे, ये सूचक पत्र होंगे। ये सूचक का मतलब हमें सूचना देते हैं, इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब आगे है कि चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा लीजिए। सल्फर हमारी क्या होती है, धातु, और चम्मच में लीजिए और उसे गर्म कीजिए। यदि गर्म करते समय चम्मच उपलब्ध न हो तो किसी भी बोतल का धातु या ढक्कन लें और इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दें, जैसा कि चित्र में बताया गया है। देखो बोतल होती है ना, जिसमें लोहे वाला, मतलब थोड़ा सा अच्छा ढक्कन हो। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ होगा, चम्मच को या चम्मच को, जो भी है आपके हाथ में जिसमें आपने वो गर्म किया है, ग्लास को यानी जार को ग्लास में लेके जाएं और जिससे बनने वाली गैस बाहर नहीं जा सके। कुछ समय पश्चात आप उसे हटा दीजिए, ग्लास में थोड़ा जल को डालिए, तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण लाल व नीले लिटमस पत्र से कीजिए। अब ये देखो नीचे पत्र भी दिखा रखे हैं, देखो, अरे देखो नीचे नीचे चित्र में लिटमस पत्र के द्वारा विलयन का परीक्षण। सबसे नीचे देखो एक कांच का क्या स्लाइड है, उसमें देखो लाल रंग का है, एक तरफ नीले रंग का, नीले रंग का डाला तो लाल हो गया। नीचे देखो, अगर नीले रंग का डाला लाल हो गया तो पदार्थ क्या होगा, अम्लीय। तो यह आपको प्रैक्टिकल घर पे करने हैं और डालना है। जैसे कि आपके ये सारणी बता रखे 4.4 अम्ल और क्षारों में धातु और अधातु। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार का नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धातु कौन सी इसके अंदर, कैल्शियम, और अम्ल कौन सा है इसमें, आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, और धातु कौन सी है इसमें, अधातु कौन सी है, सल्फर। तो देखो अम्ल है और एक क्षार है, तो अम्ल के अंदर अधातु है सल्फर, क्षार के अंदर धातु क्या है आपके, कैल्शियम। इस तरीके से आपको क्षारों के और अम्लों के नाम लिखने हैं और उनमें कौन सी धातु है कौन सी है धातु, इसका पता लगाना है, ठीक है। ये लगा लोगे आराम से। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया को निम्न तरीके से समझाया गया। देखो बोर्ड, आपको पता है कि सल्फर को अगर हम किससे किससे क्रिया कराएंगे, सल्फर की हम ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, SO2। ये होता है हमारे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है, दो को बोलते हैं डाई, हम को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। आगे यहाँ पे बता रखा है अब इसकी क्रिया किससे कर रहे हैं हम, वाटर मॉलिक्यूल से। तो सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र इस प्रकार नीले को किस बदल देते हैं, लाल कर देते हैं। सामान्यतः धातु के ऑक्साइड कैसी प्रकृति होते हैं, अम्ल। तो हमें ये पता चलता है कि अब अगर हम इसकी क्रिया SO2 प्लस में H, हमें एक नया प्रोडक्ट आता है H2SO3।
इसको बोलते हैं हम क्या के सल्फ्यूरस अम्ल। अब ये अम्ल है या क्षार है, इसका पता करने के लिए हमने क्या किया, इस विलयन में हमने क्या किया कि नीला लिटमस पत्र, नीला कागज डाला तो वो लाल हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। तो हमने कह दिया कि भाई इस अम्ल की, इसकी जो विलयन, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, अम्लीय है। तो प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्ल और क्षारों के नाम याद कीजिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े हैं और 4.4 सारणी में लिखिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे अम्ल और क्षार वाली। आज हमने ऑक्सीजन से क्रिया पढ़ ली है, अब जल के साथ क्रिया देखेंगे, धातु में धातु की। आज हमने धातु और धातु की क्रिया किसके साथ देखी है, केवल ऑक्सीजन के साथ। आज हमने पढ़ा है केवल क्या, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया पढ़ी है हमने, ऑक्सीजन के साथ धातु और अधातु की। ये सबको समझ में आ रहा हो? तो आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूं मैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है। फिर यहां तक सारे बच्चों, अब तुम अपने अपने माइक खोल सकते हो। मैं अभी माइक ऑन कर रहा हूं तुम्हारा, और मुझे बता सकते हो कि सब समझ में आया नहीं आया, क्या है क्या है, बताओ स्टूडेंट। सर क्लीन नहीं दिख रहा है। क्या हो गया सर पूरा क्लीन नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ सर। क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है? सर अभी भी नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है? सर अभी तक तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो और क्लियरिटी के लिए कुछ ना कुछ करना है। दोबारा से धातु है, धातु की रासायनिक अभिक्रिया किससे, ऑक्सीजन से, O2 से। तो कॉपर हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे आपके आयरन हो, लोहा हो, सबके सब धातु जितने भी हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हमारे धातु ऑक्साइड। इसी तरीके से धातु ऑक्साइड ही बनते हैं। इनकी प्रकृति के बारे में भी हमने पता किया किससे, लिटमस पत्र से। अगर लिटमस पत्र, खुद पत्र लाल है और विलयन में डालते अगर नीला हो गया तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय। अगर लिटमस पत्र खुद नीला है और विलयन में डालते ही लाल हो गया तो हमारा विलयन कैसा होगा, अम्लीय। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि हमारे घर में तांबे के बर्तन होते हैं, उनको अगर आप बाहर खुले में छोड़ दो नमी के अंदर, तो नमी में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन। तो तांबे पे हल्की सी हरी रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसको छुड़ाने के लिए हम नींबू वगैरह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्षार बनता है, क्षार को हटाने के लिए अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो नींबू वगैरह में, नींबू में क्या सिट्रिक अम्ल होता है, तो क्या करता है, क्षार को हटा देता है, उदासीन कर देता है। तो कॉपर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट आपके बन जाता है। ठीक है। आगे आपके सल्फर क्या है, अधातु है, अधातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया वाटर मॉलिक्यूल से करवाई तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। अब हमें नहीं पता कि अम्ल है कि क्षार है, तो हमने क्या किया, नीला और लाल दोनों लिटमस पत्र इस विलयन में डाल दिए। जैसे हमने विलयन के अंदर ये दोनों लिटमस पत्र डाले तो नीले रंग के लिटमस पत्र ने क्या किया, लाल रंग का रंग ले लिया। तो हमने कह दिया कि विलयन कैसा है, हमारा अम्ल है। तो इस बात को समझने की पूरी कोशिश करो कि दो प्रकार के कागज हमारे हाथ में है, एक कागज है नीला और एक है लाल। एक कागज कैसा है आपका, नीला और एक है लाल। अगर नीला कागज लाल हो गया तो वो पदार्थ अम्ल होगा, और अगर आपके लाल कागज अगर नीला हो गया तो पदार्थ क्या हो जाएगा, क्षार। तो ये पदार्थ अभिक्रिया के बाद ही हम देखते हैं। तो इससे हमें पदार्थ की प्रकृति पता चलती है कि पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये सारा आज हमने पढ़ा है। अब मैं एक क्लास यहीं खत्म कर रहा हूँ, और किसी को कोई भी डाउट हो तो वो चैट में डाल दे, उसके क्लियर कर देंगे जब नेक्स्ट क्लास हो गया। सर कल जल रहा है उसे धातु है, धातु तुम चेयर वगैरह ले लो अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चे चैट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने तुम्हारी आवाज बंद कर दी है, किसको क्या समझ में आ रहा है, किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है। और आज अपनी क्रिया चलेगी वाटर के साथ, जल के साथ धातु और अधातु की अभिक्रिया। सारे स्टूडेंट ये पूरी फॉर्मेलिटीज तुम्हें करनी है, समझ रहे हो ना।
पीरियड वाली ये सब कुछ, क्योंकि तुम्हारे बीएड में ये चीजें तो सिखाई होंगी कम से कम तुम्हें। आज का जो अपना टॉपिक है 8वीं क्लास के स्टूडेंटों, वो क्या है तुम्हारे, जल के साथ धातु है, धातु की क्रिया। जल के साथ धातु में अधातु की क्रिया। मैं कल का थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे कल नहीं थे वो ध्यान से सुन लो। कल तुम्हारे क्या था, ऑक्सीजन का। कल हमने ऑक्सीजन से धातु या धातु की क्रिया की थी, और क्या बनाए थे, ऑक्साइड बनाए थे, और कुछ अम्ल क्षार बने थे। आज हम कर रहे हैं किससे, जल के साथ। इसमें लिख रखा है कि आइए देखिए धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं, कुछ बता भी रखा है। जैसे कि सोडियम धातु बहुत क्रियाशील होती है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं तुम्हें कि सोडियम धातु परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 11 Na, परमाणु क्रमांक 11, इसका एटॉमिक जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 23। सोडियम धातु को जादूगर यूज करता है और क्या लगा देता है, पानी में आग। पानी में आग लग जाती है इससे। कैसे कि ये बहुत ही एक तो सॉफ्ट होती है, मैंने तुम्हें उस दिन पढ़ाया था कि चाकू से काट सकते हैं किसको, सोडियम को प्लस पोटेशियम। ये दो धातुएं कैसी है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बाकी सारी धातुएं कैसी है, कठोर है। तो ये दोनों धातुएं चाकू की मदद से काट सकते हैं। तो सोडियम के जो टुकड़े होते हैं, अगर जैसे कोई भी पानी की टब वगैरह हुई, इसके अंदर अगर आपने सोडियम पटक दिया तो वहां पे आग लग जाए, क्योंकि मोर रिएक्टिविटी है इसके अंदर। ये बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है। अगर आपने गलती से जेब में रख लिया इसको कागज में दबा के, तो आपकी जेब को, कागज को जला देगी। मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ये। आगे बता रखा है आपको कि अभिक्रिया बहुत ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। अब मिट्टी के तेल के साथ क्या इसकी रिएक्टिविटी नहीं होती, क्यों, किसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन के बिना आपको पता है किसी भी धातु का क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। शिक्षक के द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। अब हमारे पास सोडियम के टुकड़े है नहीं अभी, और जो प्रैक्टिकल में तुम्हें बता रहा हूँ वैसे ही होगा कि 250 ml बीकर में कांच या बीकर में पानी ले लीजिए, इसे आधे जल से भर लीजिए। अब सावधानी पूर्वक एक सोडियम का टुकड़ा छोड़ दीजिए। सपोज करो कि हमने एक पानी का गिलास ले लिया, इसके अंदर हमने आधा पानी भर लिया। अब जो हमारे पास सोडियम का टुकड़ा हुआ हम उसको में डाल देंगे। डालेंगे तो आपको क्या दिखाई देगी, आग दिखाई देगी, यानी कि जलता हुआ, ज्वलन दिखाई देगी। आगे इसमें बता रखा है कि फिर रुई के टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई में लिपटे हुए सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानी पूर्वक परीक्षण लीजिए। परीक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें, आंखों को दूर रखें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छुइए। आप अनुभव करते हैं क्या कि बीकर गर्म हो जाएगा। अब आपको पता है वाटर के अंदर अगर आप आग लगा दोगे तो पानी तो गर्म होगा ही। बिलियल का जो आपके बिलियन है उसका कलर कैसे होगा, या तो लाल या नीला। लिटमस पत्रों से परीक्षण कीजिए। अब बिलियन का रंग किसी भी प्रकार से हो सकता है। बिलियन अम्लीय होगा या क्षारीय, इसका मैंने आपको कल ही बताया कि जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस, अगर वो नीला होगा और वो लाल होगा, अगर नीले को लाल बना दिया और लाल को अगर नीला बना दिया तो आपको पता है क्या हो जाएगा। ये तो दोनों क्या है, पत्र है, इंडिकेटर है। अगर हमारे बिलियन के कारण, हमारे पास जो बिलियन है, अगर उसने नीले को लाल बना दिया तो हमारा बिलियन किसका होगा, अम्ल का। और अगर लाल को अगर नीला बना दिया तो हमारा विलयन किसका हो जाएगा, क्षार का। ये बात पढ़ा चुका हूं मैं कल वाली क्लास में आपको। आगे आपको दे रखा है कि आपने देखा होगा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातुएं ऐसा नहीं करती। उदाहरण के लिए आयरन है, जल से धीमी क्रिया करती है। कल ही मैंने आपको बताया कि आयरन पे जंग लगता है, Fe प्लस CO2 प्लस O2 प्लस वाटर, आपके Fe2O3, ये जंग का सूत्र बन जाता है आपके फेरस ऑक्साइड का। आगे आपको बता रखा है सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती, क्यों कि वायु की उपस्थिति में सक्रिय हो जाती है। इस प्रकार अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय धातु है, वायु में खुला रखने पे आग पकड़ लेती है। फास्फोरस किस काम आता है, फास्फोरस एक विस्फोटक धातु है। हमारे जितने भी घर में माचिस की तिल्लियां हैं वो सबके सब उन पर फास्फोरस लगा हुआ है। इसके अलावा लाल फास्फोरस है, ये एक आता है आपके सफेद फास्फोरस जो चूहे मारने की दवा के काम आता है। अम्लों में अभिक्रिया है,
अब धातु है धातु की अम्लों से अभिक्रिया, जो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास का मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, जल से अभिक्रिया बताइए ओनली आपकी धातुओं की, बाकी आपके नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि अब दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है स्टूडेंट। आज इतना से बताएंगे आप। अब यहां तक सबको समझ में आ गया होगा सारे? माइक खोल के अब तक समझ में आया सबको? नहीं पढ़ाओगे क्या सर? अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, आज क्या है, दूसरा आवाज चलेगा तो